हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन इलेक्ट्रोमैग्नो। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है हमने इलेक्ट्रिकल मशीन शुरू किया है और इलेक्ट्रिकल मशीन के ऑलरेडी हमारे 6 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। पिछले लेक्चर यानी कि 6th लेक्चर में हमने डीसी मशीन की कंस्ट्रक्शनल डिटेल देखी थी। और डीसी मशीन में जैसे कि मैंने आपको बताया था, डीसी मशीन में आपके आ जाते हैं डीसी मोटर और डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर हो या डीसी मोटर हो, उनकी कंस्ट्रक्शन वाइज वो दोनों ही सेम होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है। अगर आपने कंस्ट्रक्शनल डिटेल आप अभी तक नहीं देखी है तो इस आई बटन से देख लीजिए, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डीसी मशीन की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप सारे लेक्चर सीक्वेंस में देख सकते हो, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे कवर कर ली है, जो कि बेसिक चीज़ें जो कि आपको इलेक्ट्रिकल मशीन को समझने में आसानी से हेल्प करेंगी। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने देखना है डीसी मोटर की वर्किंग। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले कि डीसी मोटर और डीसी जनरेटर की हमने अलग अलग से वर्किंग देखनी है इनकी। तो आज की जो वीडियो है इसमें हमने देखनी है डीसी मोटर की वर्किंग। ठीक है, तो जैसे कि कंस्ट्रक्शन हमने देख लिए, अब हम वर्किंग के ऊपर आ जाएंगे। अगर कंस्ट्रक्शन का आपने अभी तक नहीं देखा तो आप देख लीजिए, वहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए पहले कंस्ट्रक्शन, फिर वर्किंग के ऊपर आप आ सकते हैं फिर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। डीसी जो मशीन है, जिसको हम कम्यूटेटिंग मशीन भी बोलते हैं, ये सबसे पहले आई है। तो इसको पहले इन्वेंट किया गया, उसके बाद आपकी एसी मशीन इन्वेंट हुई है। तो डीसी मशीन जो इन्वेंट की थी वो की थी ब्रिटिश के साइंटिस्ट विलियम स्टोर्जन ने। विलियम स्टोर्जन ने डीसी मशीन को इन्वेंट किया था 1832 के आसपास किया था, शायद 1832 के आसपास। वैसे भी अगर देखा जाए तो इस दुनिया में डीसी पहले आया, एसी बाद में आया। डायरेक्ट करंट पहले आया, जो अल्टरनेटिंग करंट है वो बाद में आया है। तो डीसी मशीन भी सबसे पहले इन्वेंट हुई थी और उसके बाद एसी मशीन जो है आपकी इन्वेंट हुई है। अगर एसी मशीन की बात करें आज की डेट में, तो एसी मशीन के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं एज कम्पेयर टू डीसी मशीन। लेकिन फिर भी आज की डेट में डीसी मशीन में हम डीसी मोटर को सबसे ज़्यादा प्रेफर आज की डेट में भी करते हैं। बहुत सारी एप्लीकेशन में आज भी डीसी मोटर को ही प्रेफर करते हैं। हालांकि आजकल एसी मोटर्स की बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं ओवर डीसी मोटर, लेकिन फिर भी कुछ एडवांटेजेस हैं डीसी मशीन के, जिसके कारण आजकल जो डीसी मशीन को फिर भी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। डीसी मशीन में आपको डीसी मोटर को ज़्यादा आजकल प्रेफर किया जाता है, डीसी जनरेटर को उतना ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर हमें डीसी सप्लाई अगर चाहिए होती है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करके यूज़ कर लेते हैं, वहाँ पे हमें डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी को जनरेट करने की ज़रूरत आजकल नहीं पड़ती है उतनी, जितनी कि डीसी मोटर की ज़रूरत पड़ती है। डीसी मोटर की ज़रूरत एज कम्पेयर टू डीसी जनरेटर ज़्यादा पड़ती है आज की डेट में। ठीक है, वो हम आगे जानेंगे कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं डीसी मशीन के ओवर एसी मशीन। ठीक है, एसी मशीन के ऑलरेडी तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं ही डीसी के ऊपर, लेकिन कुछ डीसी मशीन के भी कुछ एडवांटेजेस हैं एसी के ऊपर, जिसके कारण आज की डेट में भी डीसी मोटर्स को बहुत सी जगह में प्रेफर किया जाता है, जैसे कि ट्रैक्शन में, पेपर मिल्स में, एलिवेटर्स में, क्रेन्स में, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में, बहुत सारी जगह पे आज भी आपकी डीसी मोटर्स प्रेफर की जाती हैं। ठीक है, तो डीसी मोटर का आज हम देखते हैं वर्किंग। कंस्ट्रक्शनल डिटेल ऑलरेडी हमने कर लिया है। मोटर हो या जनरेटर हो, दोनों की कंस्ट्रक्शन तो बिल्कुल सेम है। ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन दोनों की सेम है, डीसी मोटर या डीसी जनरेटर हो, कंस्ट्रक्शन वाइज दोनों सेम है। डिपेंड करता है कि कब हम इस डीसी मशीन को एज ए मोटर ऑपरेट कर रहे हैं और कब इसको हम एज ए जनरेटर ऑपरेट कर रहे हैं, क्या कंडीशंस रहेंगी। तो पहले आज हमें देखना है डीसी मोटर्स के बारे में। तो डीसी मोटर्स में दोस्तों क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है, कंस्ट्रक्शनल डिटेल कि क्या होता है, किस पार्ट का क्या काम है, डिटेल में बताया आपको। अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपको देख लेनी चाहिए, क्लियर हो जाएगा आपके कंसेप्ट। क्योंकि यहाँ पे मैं उतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन के बारे में डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं वर्किंग के बारे में बताऊँगा कि किस तरह से ये वर्क करती है, हाउ डीसी मोटर स्टार्ट। ठीक है, हम जानेंगे कि किस तरह से डीसी मोटर स्टार्ट होती है। तो वर्किंग से ही पता चलेगी। अगर वर्किंग पता होगा आपको तो तभी आप बता पाएंगे कि डीसी मोटर कैसे स्टार्ट होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी डीसी मशीन है, जिसमें मोटर और जनरेटर दोनों आते हैं, दो पार्ट रहते हैं मेन इसके। आउटर पार्ट जिसको हम बोलते हैं स्टेटर, जो स्टेशनरी पार्ट है उसको हम बोलते हैं स्टेटर, और एक आपका अंदर वाला पार्ट होता है रोटेटिंग पार्ट, जो कि घूमता है, जो स्टेशनरी नहीं होता, वो रोटेटिंग पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं रोटर। और आपकी दो वाइंडिंग रहती है डीसी मशीन में, दो वाइंडिंग रहती है, फिर वो चाहिए जनरेटर हो या मोटर हो। बाहर वाला जो स्टेटर है, स्टेशनरी पार्ट है, जिसमें आपके पोल्स होते हैं। ठीक है, जिसमें आपके पोल्स होते हैं, ये जो
इस तरह से वर्टिकल पोर्शन होता है ना, इसको हम बोलते हैं पोल कोर, और जो आगे जो प्रोजेक्टेड पोर्शन होता है इसको हम पोल शू बोलते हैं। ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जानेंगे, पिछली वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो इन पोल्स में आपके क्या होते हैं, फील्ड कॉइल्स रैप की होती है। सभी पोल्स में आपकी फील्ड कॉइल रैप की हुई है, देख सकते हैं आप, ठीक है। फिर इनको हमने सीरीज में जोड़ा हुआ है, जैसे कि इसको यहाँ इसके साथ जोड़ा है, इसको यहाँ इसके साथ जोड़ा है, इस वाली कॉइल को इस वाली कॉइल के साथ जोड़ा है, इसका एंड यहाँ पे निकल गया और इसका एंड यहाँ पे निकल गया, दो एंड आपके बाहर निकल गए। इस पर आपने डीसी सप्लाई देने हैं, ये हो गई आपकी फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। फील्ड कॉइल को आपस में जब आपने सीरीज में जोड़ा तो बन गई आपकी फील्ड वाइंडिंग। तो फील्ड वाइंडिंग होती है आपकी स्टेटर पोर्शन पे, आपके स्टेटर में आपकी होती है फील्ड वाइंडिंग। अब आ जाते हैं अंदर रोटेटिंग पोर्शन पे, जो आपका रोटेटिंग पार्ट है जिसमें आपके स्लॉट कटे होते हैं। जिस तरह से ये मैंने बताया आपको, ये स्लॉट कटे हुए हैं कुछ इस तरह से ना, इन स्लॉट यहाँ पे आपको स्लॉट कटे होंगे अंदर, और इन स्लॉट में आपकी आर्मेचर कॉइल्स इंसर्ट की होती है। आर्मेचर कॉइल्स इंसर्ट करेंगे, फिर उनके कनेक्शन जो होते हैं आपस में, जैसे कि फील्ड कॉइल की हुए ना सीरीज में कनेक्शन हुए, तो आर्मेचर कॉइल जो अंदर होती है तो उनके कनेक्शन डिपेंड करते हैं टाइप ऑफ वाइंडिंग के। फील्ड वाइंडिंग तो किसी टाइप की नहीं होती, इसको तो सीरीज में कनेक्ट करते हैं। जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है वो टाइप, उसके टाइप रहते हैं आगे, वो लेफ्ट वाइंडिंग भी हो सकती है, वेव वाइंडिंग भी हो सकती है, डिपेंड करेगा। अब इन वाइंडिंग के बारे में आपको डिटेल में भी नहीं बताऊंगा मैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। वाइंडिंग को डिटेल में हम देखेंगे आगे कि लेफ्ट वाइंडिंग क्या होती है, वेव वाइंडिंग क्या होती है, तो आप वेट कीजिए अभी। तो जैसे कि एक कॉइल होती है, एक सिंगल टर्न की कॉइल होती है, वो दो कंडक्टर से मिलकर बनती है। उसी तरह से यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइल्स होंगी, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइल्स होंगी, और सभी हर एक कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। एक कॉइल होगी, उसके दो ही टर्मिनल बाहर निकलेंगे, नंबर ऑफ टर्न जितनी मर्जी हो, तो वो दोनों कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, किसी ना किसी कम्यूटेटर सेगमेंट से जुड़े होते हैं, ठीक है। इस तरह से होता है आपका जो आर्मेचर यानी कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने आपको रोटेटिंग पार्ट अंदर वाला बताया ना, इसको हम आर्मेचर बोलते हैं। आर्मेचर में क्या क्या आ जाता है आपका, एक तो आ गया आपका ये आर्मेचर कोर आ जाता है, ठीक है। ये पूरा आर्मेचर कोर आ जाता है जो कि सिलिकॉन स्टील की स्टैंपिंग से बना होता है, ठीक है। सिलिकॉन स्टील की स्टैंपिंग जिसकी थिकनेस 0.4 से 0.6 mm रहती है, वो इसलिए होता है ताकि हिस्टेरेसिस लॉसेस को हम कम कर सकें, ठीक है। और इनके बीच में आपने पूरी इंसुलेशन दी होती है। ये जो स्टैंपिंग्स होती हैं, जो स्टैंपिंग होती है जिनकी थिकनेस 0.4 से 0.6 mm रहती है, वो लेमिनेटेड होती हैं, थिन होती है, ताकि एडी करंट्स लॉसेस को भी हम कम कर सकें। तो ये आपका इसमें आपके आर्मेचर में आ जाता है, जैसे आर्मेचर कोर आ जाता है, ये कम्यूटेटर्स आ जाते हैं और शाफ्ट, ये सभी को मिलके बनता है आर्मेचर, ठीक है। इसको बोलते हैं हम आर्मेचर कोर, कम्यूटेटर और शाफ्ट, इनको मिला के बनता है आर्मेचर। इसको हम कंबाइन करके आर्मेचर भी बोलते हैं। तो आर्मेचर में जो आपका ये आर्मेचर है, जिसमें आपके कम्यूटेटर हो गए, आपकी शाफ्ट होगी, और ये पूरा कोर आ गया, आर्मेचर का कोर आ गया। कोर में आपके स्लॉट कटे होंगे, इसमें आर्मेचर वाइंडिंग होगी, यानी आर्मेचर कॉइल्स होंगी, और फिर उनको आपस में जोड़ा होगा तो आर्मेचर वाइंडिंग बन जाएगी। तो इसी तरह से आर्मेचर कॉइल जो है कम्यूटेटर से, इनके कम्यूटेटर के साथ जुड़े होंगे, कम्यूटेटर में इनके कनेक्शन हुए होंगे, और कम्यूटेटर से आपके ब्रशेज़ के थ्रू इसको सप्लाई मिली है, डीसी सप्लाई जो मैंने यहाँ पे दी है। ब्रशेज़ हैं, ये कम्यूटेटर सेगमेंट्स मैंने शो किए हुए हैं यहाँ पे, और ये ब्रशेज़ से होके इसको यहाँ से डीसी सप्लाई मिला है। बाहर से डीसी सप्लाई हम एक ही दे रहे हैं, तो पॉजिटिव को मैंने ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। बाहर से हमने जो मोटर को सप्लाई देनी है, हमने तो डीसी सप्लाई देना है, अंदर से वो डायरेक्ट चली जाती है फील्ड वाइंडिंग के लिए, तो डायरेक्ट चली जाती है। जो आपकी आर्मेचर वाइंडिंग है उसके लिए आपकी चलेगी ब्रशेज के थ्रू, ब्रशेज और कम्यूटेटर के थ्रू, कम्यूटेटर सेगमेंट्स जितने बने हैं इनके थ्रू आपकी जो आर्मेचर कॉइल्स होंगी बाहर, इसमें आर्मेचर कॉइल्स होंगी, उनके आपस में कनेक्शन होंगे, ठीक है। उनके आपस में कनेक्शन होंगे और वो कम्यूटेटर सेगमेंट से जुड़े होंगे। जो कनेक्शन वो बाहर थोड़ा ना हुए होंगे, जैसे कि मैंने फील्ड वाइंडिंग है यहाँ पे जोड़ी ना सीरीज में, तो बाहर से ऐसे जुड़ी है, आपस में जुड़ी है ना। लेकिन जो आपकी आर्मेचर कॉइल्स होंगी यहाँ पे इंसर्ट की होती हैं, उनके कनेक्शन किस तरह से होंगे, वो बाहर थोड़ा ना होंगे, वो कनेक्शन होंगे आपके यहाँ पे आके, कम्यूटेटर पे आके। जो आपके कम्यूटेटर है, ये देखो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये मैंने एक कॉइल बना दी है, एक कॉइल बना दी है, इसको यहाँ कम्यूटेटर पे जुड़ी है, इसका दूसरा कंडक्टर यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ये तो मैंने सिंगल टर्न की बनाई है ना, इस तरह से इसके नंबर ऑफ टर्न हो सकते हैं, तो घूमती रहेगी ये, बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। फाइनल में तो नंबर ऑफ टर्न्स तो आपके जितने मर्जी हो, लेकिन आपके आउटपुट में तो दो ही टर्मिनल निकलेंगे। उन दो टर्मिनल को हमने यहाँ पे किस तरह से जोड़ा है वो डिपेंड करता है। एक कॉइल मैंने ये ली है, एक कॉइल मैंने ये डॉटेड वाली ले ली है, ये भी कहीं ना कहीं पे जुड़ी होगी,
ठीक है। ये भी यहाँ पे इनके कनेक्शन होंगे, यहाँ पे कम्यूटेटर सेगमेंट पे किस तरह से होंगे वो हम आगे जानेंगे वाइंडिंग वाले में, वाइंडिंग वाले लेक्चर में हम जानेंगे वो डिटेल में, ठीक है। तो अभी मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि जो आपके आर्मेचर वाइंडिंग होती है वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ वाइंडिंग के ऊपर, उसके कनेक्शन होते हैं वो होते हैं आर्मेचर वो होते हैं आपके कम्यूटेटर सेगमेंट्स के ऊपर, और कम्यूटेटर सेगमेंट्स के ऊपर आपके ब्रशेज होते हैं जो कि फिक्स होते हैं। अच्छा, आपकी जो रोटेटिंग पार्ट आपका घूमता है, ठीक है, रोटेटिंग है, फिक्स तो है नहीं, तो ये अगर घूमेगा तो कम्यूटेटर सेगमेंट्स है वो भी घूमेंगे, शाफ्ट भी घूमेगी, ये सारे अपने में शाफ्ट के साथ ये कम्यूटेटर और ये आर्मेचर कोर ये तो बिल्कुल जुड़े हैं ना, की हेल्प से जुड़े होते हैं। तो इसलिए अगर आपकी शाफ्ट घूम रही है, ठीक है, मोटर के केस में आपका जो रोटेटिंग पार्ट है उसमें टॉर्क एग्जर्ट होता है और वो घूमती है। कैसे घूमती है वो हम जानेंगे अभी हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल के ऊपर बात करेंगे। तो वर्किंग प्रिंसिपल के ऊपर हम बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आपका आर्मेचर कोर हो गया, कम्यूटेटर सेगमेंट्स हो गए और शाफ्ट ये आपस में कपल होती है सारी। अगर शाफ्ट आपकी घूम रही है तो ये सारी चीज़ें घूम रही हैं, लेकिन जो ब्रशेज होते हैं ना आपके, जो मैंने यहाँ पे शो किए, ये आपके फिक्स हैं, ये आपके फिक्स हैं, तो इसलिए ये घूम रहे हैं, लेकिन ब्रशेज के कांटेक्ट में कभी कौन सेगमेंट आ रहा है कभी कौन आ रहा है, तो सारे कम्यूटेटर सेगमेंट के कांटेक्ट में आ रहा है, ये करंट को दे रहे डिलीवर कर रहे हैं। और कम्यूटेटर सेगमेंट से होके जो आपका करंट है वो आपके आर्मेचर कॉइल्स पे जाएगा जो भी इस पर जुड़ी होंगी, ठीक है, आर्मेचर कॉइल्स के लिए सप्लाई यहाँ से जाएगी। ओके, तो आइए बात करते हैं हम इसकी वर्किंग प्रिंसिपल पे, किस तरह से काम करती है। ये तो आपको पता चल चुका है कि आपने सप्लाई डीसी सप्लाई अंदर भी देनी है, डीसी सप्लाई आपने बाहर भी देनी है। जो अंदर वाली जो आर्मेचर वाइंडिंग में आपने जो डीसी सप्लाई देनी है वो आप देनी है कम्यूटेटर ब्रश अरेंजमेंट के थ्रू, और जो बाहर आपने सप्लाई देना है फील्ड वाइंडिंग पे वो आपने डायरेक्ट देना है। इतना पता लग गया? तो अब इतना पता लग गया है तो अब बात करते हैं हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल की। तो दोस्तों मैंने आपको पहले किसी लेक्चर में बता भी दिया है, हमने कुछ लॉ देखे थे, कुछ रूल्स भी देखे थे। अगर आपने वो नहीं देखे तो आपको देख लेनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी रूल्स है। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें फर्स्ट रूल उनका और सेकंड रूल देखा था हमने, लेंज़ेस लॉ देखा था, मैक्सवेल्स लॉ देखे थे हमने, और इसके अलावा हमने कुछ रूल्स भी देखे थे, जैसे कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल, कॉर्क स्क्रू रूल या मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल, 5 रूल वो भी देखे थे, वो भी आपको देख लेने चाहिए क्योंकि हमारे वो यूज होंगे अभी। तो जैसे कि आज हमारा जो वर्किंग प्रिंसिपल जो काम करता है वो करता है मैक्सवेल्स लॉ के ऊपर काम करता है। डीसी मोटर किस प्रिंसिपल पे काम करती है? मैक्सवेल्स लॉ के ऊपर। क्या है मैक्सवेल्स लॉ? मैक्सवेल्स लॉ हमें बताता है जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, ठीक है, जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर या कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर या कॉइल में फोर्स एग्जर्ट होते हैं, उसके कंडक्टर में फोर्स एक्सपीरियंस होती है, ठीक है, समझे। जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसमें फोर्स एक्सपीरियंस होती है उस कंडक्टर में जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये हमने पढ़ा है मैक्सवेल्स लॉ में। और जो उसमें फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है उस कंडक्टर में या उस कॉइल में तो 2 कंडक्टर आ गए ना, सिंगल टर्न की कॉइल में 2 कंडक्टर आ गए, तो दोनों कंडक्टर में अलग अलग फोर्स लगेगी, क्योंकि अगर एक कंडक्टर में इस साइड को डायरेक्शन है करंट की तो दूसरे कंडक्टर में इधर को होगी, वापस होगी, तो दोनों में अलग अलग रहेगी करंट की डायरेक्शन, तो करंट की डायरेक्शन अलग अलग है तो उसमें फोर्स भी अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। तो वहाँ पे दोनों डायरेक्शन की फोर्स के कारण वहाँ पे कुछ टॉर्क एक्सपीरियंस होगा, उसके रिजल्टेंट टॉर्क एक्सपीरियंस होगा उसमें, उस कॉइल में, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया है, यहाँ पे मैंने एक कॉइल ली हुई है, यहाँ पे मैंने बहुत सारे एग्जांपल लिए हुए हैं। पहले मैंने 2 एग्जांपल लिए कि हमारे पास कम्यूटेटर ब्रश अरेंजमेंट नहीं है तो क्या होगा, और सेकंड ये इसके अलावा मैंने 2 और एग्जांपल लिए हैं जहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर आपने कम्यूटेटर ब्रश अरेंजमेंट लगाई हुई है, सॉरी यहाँ पे ब्रश नहीं बनाया है, अगर आपने कम्यूटेटर ब्रश अरेंजमेंट लगवाई है तो क्या होगा फिर, और हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है कम्यूटेटर ब्रश अरेंजमेंट की डीसी मशीन में। एसी में तो नहीं होती, एसी में तो हमें ज़रूरत नहीं होती कम्यूटेटर की, क्यों नहीं होती, यहाँ पे हमें कम्यूटेटर की ज़रूरत क्यों पड़ती है वो हम देखेंगे, इसका इंपॉर्टेंस भी यहाँ पे चेक करेंगे। तो दोस्तों जो मैंने आपको बताया कि जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर या कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसमें जो फोर्स एक्सपीरियंस होती है उस फोर्स की डायरेक्शन को पता करने के लिए हम कौन सा रूल यूज़ करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है। मोटर में हम कौन सा रूल यूज़ करते हैं? हम करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम मोटर में जो फोर्स एक्सपीरियंस होती है उसकी कॉइल या कंडक्टर में उनकी डायरेक्शन को पता करने के लिए
उसकी डायरेक्शन को पता करने के लिए हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में आपकी जो फर्स्ट फिंगर है वो रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, सेकंड फिंगर यानी कि मिडिल फिंगर आपके रिप्रेजेंट करती है करंट की डायरेक्शन, और जो थंब है वो पॉइंट करता है फोर्स की डायरेक्शन, जो फोर्स आपकी एक्सपीरियंस हो रही है कंडक्टर के द्वारा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपके पास यहाँ पे कम्यूटेटर ब्रश अरेंजमेंट आपने यूज नहीं किया है तो क्या होगा। तो मोटर आपकी काम करेगी कि नहीं करेगी, जो डीसी मोटर है वो काम करेगी कि नहीं करेगी। तो देखिए यहाँ पे 4 पोल की मशीन मैंने ली हुई है, नॉर्थ साउथ 4 पोल की मशीन ली हुई है। लेकिन मैंने यहाँ पे एग्जांपल में मैंने आपको 2 पोल की मशीन यहाँ पे शो की हुई है। जो ये पोल मैं दिखा रहा हूँ ना, नॉर्थ साउथ, ये वही है जो फील्ड वाइंडिंग द्वारा बनाए गए पोल है। अब फील्ड वाइंडिंग में आपकी जो करंट फ्लो रही है वो डीसी फ्लो रहा है, तो डीसी करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जब कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड उसमें सेटअप होगा तो उसके नॉर्थ और साउथ पोल तो फिक्स ही रहेंगे ना, चेंज तो ना होंगे। तो इसलिए मैंने उसको फिक्स नॉर्थ और साउथ पोल यहाँ पे शो किया हुआ है। बीच में आपकी कॉइल ले ली मैंने, सिंगल टर्न की कॉइल एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने ली हुई है यहाँ पे। तो सिंगल टर्न की कॉइल जो कि यहाँ पे मैंने एक सोर्स कनेक्ट कर दिया, बैटरी कनेक्ट कर दी है। तो पॉजिटिव टर्मिनल इस साइड है और नेगेटिव टर्मिनल इस साइड है। तो पॉजिटिव से आपका करंट फ्लो होता है, पॉजिटिव साइड से करंट फ्लो होता है नेगेटिव की ओर, और नेगेटिव से ही इलेक्ट्रॉन आता है पॉजिटिव की ओर। इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, ठीक है। लेकिन जो करंट है उसकी जो डायरेक्शन है वो लेते हैं हम कन्वेंशनल डायरेक्शन, तो इसलिए करंट होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो, आपको पता भी होगा। तो इसलिए करंट पॉजिटिव से ले रहे हैं तो एक करंट की डायरेक्शन यहाँ पे इस तरह से है, ठीक है। यहाँ पे नीचे को होगी, यहाँ पे ऊपर को है। तो आप देखिए यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पे यूज़ कर लो यहाँ पे, तो आपको पता चलेगा जो यहाँ पे करंट है, करंट की डायरेक्शन ऐसे है, अंदर को है, ठीक है, अंदर को है। ये करंट की डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। ये आपकी करंट की डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। इस साइड को नॉर्थ से साउथ पोल की ओर इस तरह आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन ऊपर को है, फोर्स आपका नीचे लग रहा है। यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड के रूल के अकॉर्डिंग आपका फोर्स नीचे को लग रहा है, और यहाँ पे आपका जो करंट है वो इधर को है, ठीक है। करंट इधर को है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये नॉर्थ से साउथ, और पोल ऊपर को लग रहा है, सॉरी फोर्स आपकी ऊपर को लग रही है ऐसे, ठीक है। यहाँ फोर्स ऊपर को, यहाँ फोर्स नीचे को, तो रिजल्टिंग टॉर्क आपका आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज ये घूम रही है, तो 2 पोल की मशीन है तो हाफ रोटेशन तो इससे हो जाएगा, तो हाफ रोटेशन आपका यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन हाफ रोटेशन के बाद जो आपकी कॉइल इस तरह से हो गई है, ये आपका ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था। हाफ रोटेशन के बाद क्या हो जाएगा, जो ए बी यहाँ पहुँच के, और ये सी और डी इस साइड को आ गए, जबकि ए और बी यहाँ चले गए हाफ रोटेशन के बाद, जब एंटी क्लॉकवाइज घूमा, ठीक है। और जो सी डी है वो इस साइड को आ गए हाफ रोटेशन के बाद सी और डी इधर आ गए, और ए बी सी वहाँ चला गया। अब देखिए यहाँ पे जो बैटरी थी पॉजिटिव इस साइड था, नेगेटिव इस साइड को था कि नहीं, यहाँ पे था बैटरी, यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव इस साइड को था, नेगेटिव आपका इस साइड को था। लेकिन यहाँ पे जब हाफ रोटेशन हो चुका है तो बैटरी तो इसके साथ फिक्स होगी, तभी तो बिना कम्यूटेटर, अगर आपने कम्यूटेटर कुछ ब्रशेज यूज नहीं किया है, इसका मतलब जो बैटरी है वो तो फिक्स की होगी ना आर्मेचर वाइंडिंग के साथ। तो बैटरी भी रोटेट किया हाफ रोटेशन, तो यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, जबकि यहाँ पे पॉजिटिव था या नेगेटिव था। तो अब करंट की डायरेक्शन तो पॉजिटिव से ही होगी, तो करंट तो यहाँ से फ्लो होने लगा। अब तो करंट की डायरेक्शन यहाँ होने लगी ऐसे, जबकि यहाँ पे नीचे को थी, और यहाँ पे ऐसे हो जाएगी। तो अब यहाँ पे अगर आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करोगे, आप यूज़ कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आप फोर्स नीचे को देखेंगे, और यहाँ पे करंट आपका बाहर को है तो फोर्स ऊपर को लग रही है, यहाँ पे फोर्स ऊपर को लग रही है। तो इसमें आपका क्लॉकवाइज टॉर्क एक्सपीरियंस हो रहा है, हो गया। तो इस तरह से आपकी जो मशीन है, इस तरह से जो मशीन आपकी जो है, इसमें तो आपका यूनिडायरेक्शनल टॉर्क मिल ही नहीं रहा है, एक साइड को घूम ही नहीं रही है आपकी मोटर, तो ये तो काम करेगी नहीं। इस तरह से मोटर तो आपकी घूमेगी नहीं, मोटर जब तक घूमेगी तो हम उससे काम कैसे लेंगे। मोटर का काम क्या होता है, हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, और वो हमें मैकेनिकल एनर्जी देते हैं। उस मैकेनिकल एनर्जी को हम यूज करते हैं आगे लोड को ड्राइव करने में, कुछ भी काम के लिए हम मैकेनिकल एनर्जी को यूज़ करते हैं। जब मोटर एक साइड को घूमेगी तभी तो हम बोलेंगे ना सक्सेसफुल ऑपरेशन उसका। तो ये तो कभी क्लॉकवाइज घूम रही है और फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है हाफ रोटेशन, फिर उसके बाद फिर क्लॉकवाइज घूमने लगी। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे करंट की डायरेक्शन चेंज होने लगी। जैसे जैसे इसका रोटेशन होने लगा तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन चेंज होने लगी। तो हमें करंट की डायरेक्शन को चेंज नहीं करना है, हमें करंट की डायरेक्शन सेम चाहिए। तो इसीलिए हमें कम्यूटेटर ब्रश अरेंजमेंट की ज़रूरत पड़ी,
ठीक है, अब देखिए कम्यूटेटर ब्रश अरेंजमेंट के से क्या होता है। कम्यूटेटर ब्रश अरेंजमेंट लगाने से क्या होता है, ये आपके नॉर्थ और साउथ पोल सेम उसी तरह से ही हैं, बस यहाँ पे आपने कम्यूटेटर ब्रश अरेंजमेंट लगा दिए, बैटरी सोर्स वही है। तो इससे क्या होगा, पॉजिटिव इस साइड को है, नेगेटिव साइड को करंट आपका फ्लो होने लगा ऐसे, तो करंट की डायरेक्शन रहेगी ये। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पे यूज कर लो। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ऐसे, यहाँ पे फोर्स नीचे को, यहाँ फोर्स ऊपर, यहाँ पे फोर्स आपकी ऊपर को लगेगी, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। लेकिन फिर जब हाफ रोटेशन के बाद ए था ये बी सी डी, तो ए बी यहाँ चला गया, ए बी सी डी। हाफ रोटेशन के बाद जब एंटी क्लॉकवाइज घुमा है, तो हाफ रोटेशन के बाद सी डी यहाँ आ गया, ए बी वहाँ चला गया। लेकिन फिर भी आप देखेंगे, उसके बाद भी आप देखेंगे तो करंट की डायरेक्शन आपकी फिर भी सेम ही रहेगी जो पहले थी। ये क्यों? क्योंकि हमने कम्यूटेटर ब्रश अरेंजमेंट लगाए हैं। इसमें क्या हो रहा था, जो यहाँ पे कम्यूटेटर था वो वहाँ पे पहुँच गया, वो ये वाला यहाँ पहुँच गया, ये कम्यूटेटर भी रोटेट किया। लेकिन जो आपके ब्रशेज है ना, ये फिक्स रहेंगे, ये अपनी जगह पे ही है। आपकी बैटरी भी अपनी जगह पे है, ब्रशेज भी अपनी जगह पे है, सिर्फ आपकी रोटेट हो रही है। इसमें टॉर्क जो एक्सपीरियंस हो रहा है उसके कारण आपकी जो ये कॉयल है ये घूम रही है। कॉयल जिसमें 2 कंडक्टर है आपके, सिंगल टर्न की कॉयल है। नंबर ऑफ टर्न इसमें जैसे जैसे इंक्रीज होंगे उसके अनुसार आपके कंडक्टर की नंबरिंग भी ज़्यादा होगी। लेकिन इसमें जो आपका करंट का डायरेक्शन वो बिल्कुल सेम रहेगा कम्यूटेटर ब्रश अरेंजमेंट के कारण। तो इसलिए यहाँ पे फिर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, फिर ये ऐसे घूमती रहेगी। मतलब हाफ रोटेशन के बाद इसमें देखा जाएगा कि जो आपकी करंट है उसकी डायरेक्शन आपकी बिल्कुल सेम रह रही है। तो ये हमें यूनी डायरेक्शनल टॉर्क हमें मिल रहा है। यहाँ पे यूनी डायरेक्शनल टॉर्क हमें क्यों मिला? क्योंकि हमने कम्यूटेटर ब्रश अरेंजमेंट यूज़ की। तो इसीलिए कम्यूटेटर का काम है डीसी मोटर में इसका काम क्या है, यूनी डायरेक्शनल टॉर्क प्रोवाइड करना। और जनरेटर के केस में अभी हम अगली वीडियो में देखेंगे कि वहाँ पे एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है कम्यूटेटर। तो इसमें इसका काम था यूनी डायरेक्शनल टॉर्क प्रोवाइड करना। तो इस तरह से मैक्सवेल्स लॉ के ऊपर ये काम करती है डीसी मोटर आपकी जो स्टार्ट होती है वो मैक्सवेल्स लॉ के अकॉर्डिंग होती है कि जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर या कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसमें फोर्स एक्सपीरियंस होती है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है और करंट कैरिंग कंडक्टर क्या है, समझ गए आप। फील्ड वाइंडिंग है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ साउथ ये पोल आपके सेटअप कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड इसने बना दी है। और करंट कैरिंग कंडक्टर क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग में आपकी नंबर ऑफ कॉइल्स हैं, नंबर ऑफ कॉइल्स की अपने नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं, है ना। उन सभी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो वो करंट कैरिंग कंडक्टर है या करंट कैरिंग कॉइल्स इसके अंदर है, उनके कारण तो आर्मेचर वाइंडिंग बनी है ना। तो उन सभी में फोर्स एक्सपीरियंस होगी क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। तो उसमें जो फोर्स एक्सपीरियंस होगी, जो मैंने आपको बताया किस तरह से फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है, उसके कारण उस फोर्स एक्सपीरियंस होने के कारण वहाँ पे कुछ टॉर्क एक्सपीरियंस होगा। उस टॉर्क के कारण वो एक ही डायरेक्शन में घूमना शुरू करेगी मोटर। ठीक है, मोटर इस तरह से स्टार्ट होती है कि जो ये करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो जिसके कारण इसमें फोर्स एक्सपीरियंस होती है और मोटर आपकी स्टार्ट होती है और एक ही डायरेक्शन में घूमना शुरू करते हैं। अगर इसमें कम्यूटेटर ब्रश अरेंजमेंट लगी हो तभी यूनि डायरेक्शनली तभी घूमेगी, अदरवाइज ये हाफ रोटेशन तो घूम लेगी, लेकिन उसके हाफ रोटेशन के बाद ये इसका जो टॉर्क है वो ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये यूनि डायरेक्शनली नहीं घूम पाएगी अगर हम कम्यूटेटर और ब्रश अरेंजमेंट यूज ना करें। तो इस तरह से इसका ऑपरेशन था डीसी मशीन का। कम्यूटेटर जो बनता है वो कम्यूटेटर सेगमेंट्स के कारण बनता है। कम्यूटेटर सेगमेंट कितने होंगे, जितने नंबर ऑफ कॉइल्स होंगी उतने आपके कम्यूटेटर सेगमेंट होते हैं। ठीक है, और जितने भी आपके कम्यूटेटर सेगमेंट मैंने यहाँ पे शो किए, इनके बीच में माइका इंसुलेशन रहता है। ये सारे एक दूसरे से इंसुलेटेड होते हैं। कितनी थिकनेस होती है इंसुलेशन की वो डिपेंड करती है, वो 0.5 से 1 mm के बीच में उसकी थिकनेस रहती है माइका इंसुलेशन की। तो इस तरह से आपका आर्मेचर रहता है जिसमें आपकी आर्मेचर वाइंडिंग होंगी, इस कोर के ऊपर जो स्लॉट कटे होंगे, और फील्ड वाइंडिंग आपके फील्ड में जो आपके पोल बने होंगे उस पर आपकी फील्ड वाइंडिंग रहेगी। तो इस तरह से फील्ड वाइंडिंग आपकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी और जो आपकी आर्मेचर वाइंडिंग है वो करंट कैरिंग कंडक्टर की तरह बिहेव करेगी। तो जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं उसमें फोर्स एक्सपीरियंस होती है। ठीक है, तो कोई भी कॉइल होगी उसमें 2 कंडक्टर होंगे, एक सिंगल टर्न की कॉइल है, अगर नंबर ऑफ टर्न उसके जितने होंगे तो उसके अकॉर्डिंग उसके प्रोपोर्शनली कुछ नंबर ऑफ कंडक्टर होंगे। तो सभी कंडक्टर में आपकी अपनी अपनी फोर्स एक्सपीरियंस होगी, जिसके कारण एक रिजल्टिंग टॉर्क एक्सपीरियंस होगा, जिसके कारण मशीन आपकी यूनी डायरेक्शनली घूमेगी। सो आई होप आपको
समझ आ चुका है कि किस तरह से डीसी मशीन स्टार्ट होती है, किस तरह से डीसी मशीन काम करती है, ठीक है, कि किस प्रिंसिपल पे डीसी मशीन वर्क करती है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे डीसी जनरेटर की वर्किंग, कि किस तरह से डीसी जनरेटर वर्क करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, वो हम जानेंगे। डीसी जनरेटर जैसे कि आपका एसी मशीन है वो करती है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करती है, उसी तरह से डीसी मशीन भी हमारी फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करती है। कैसे करती है वो नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।